गाइज आपको पता होगा कि फरवरी 2021 में म्यांमार की खुद की जो आर्मी है उन्होंने म्यांमार की सरकार को हटा दिया और अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी पर ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी रिसेंटली भारत ने, इंडिया ने म्यांमार के सैन्य शासकों को इस बात से अवगत करा दिया है कि भारत म्यांमार में लोकतंत्र की शीघ्र वापसी चाहता है। इंडिया ने डिमांड करी है कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो फिर से वापस आए, फिर से रिटर्न हो। सो सवाल ये उठता है कि इंडिया ने इतने समय के बाद, यानी कि फरवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 में, यानी कि इतने समय में, इतने गैप में क्यों ये स्टेटमेंट जारी किया, इतने महीनों तक इंडिया क्यों रुकी, सवाल ये उठता है। तो आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है और इंडिया के इन जनरल इंटरेस्ट क्या है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और नेबरिंग कंट्रीज के साथ किस प्रकार के रिलेशंस हैं। क्यों इंडिया चुप बैठी, ये सवाल उठता है। क्योंकि ये वाली बात तो आप लोग को पता है कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल चल रहा है। म्यांमार की खुद की जो आर्मी है, आर्म फोर्सेज है, उन्होंने म्यांमार की सरकार को हटाकर खुद अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया। बट इंडिया अभी क्यों बोली, दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसी पर ही हम लोग जो है गाइस चर्चा करेंगे और पूरे मुद्दे को जो है वो समझेंगे। और अभी आपको बता दूं गाइस कि म्यांमार को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जा चुका है। क्यों इंटरनेशनली आइसोलेट किया गया? सो म्यांमार की मिलिट्री ने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, उनको मारा। काफी सारी रिपोर्ट्स के थ्रू ये पता लगा कि म्यांमार के अंदर जो लोग खुश नहीं थे मिलिट्री रूल से, वो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार को वापस एस्टैब्लिश करो, हम चुनेंगे सरकार को, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस लेकर आओ, डेमोक्रेसी को वापस लेकर आओ। तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिविलियन प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो प्रोटेस्टर जो थे उन पर आर्मी ने अटैक किया, उनको गायब करवा दिया, उनको मरवा दिया। तो जब ऐसी रिपोर्ट जब सामने आई तो म्यांमार को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया गया। तो ये एक चीज है। और अभी इंडिया की क्या डिमांड है, भारत की क्या मांग है? तो सबसे पहली मांग तो भारत की यह है कि म्यांमार में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो वापस लाई जाए। जितने भी जो प्रोटेस्टर्स हैं जिनको अरेस्ट करके रखा है उनको तुरंत जो है वो रिलीज करो, और जो भी मुद्दा है उसको बातचीत करके रिजॉल्व करो, सल्टाओ। और सभी प्रकार की जो हिंसा है, वायलेंस है, उसको पूरी तरह से जो है वो बंद करो, समाप्त करो। म्यांमार के अंदर सिविलियंस के ऊपर जो है वो किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी डिमांड जो है वो इंडिया की हमें देखने को मिली है। और आपको बता दें कि 2 फरवरी से ही भारत द्वारा म्यांमार में लोकतांत्रिक तत्वों के खिलाफ जारी सैन्य अभियान पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। यानी कि जो लोग डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रोटेस्टर्स, तो उनके खिलाफ जो आर्मी का जो रिएक्शन जो था, यानी कि वहां की म्यांमार की आर्मी जो प्रोटेस्टर्स को जो मार रही थी, लगातार जब ऐसी न्यूज, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी तो इंडिया चिंता व्यक्त कर रही थी। बट अभी इंडिया का जो बयान सामने आया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने संकेत दिया है कि भारत इस संकट को समाप्त करने के लिए विभिन्न पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए तैयार है। मतलब क्लियरली इंडिया ने यह सिग्नल अब दे दिया है, स्ट्रांगली सिग्नल दे दिया है कि इंडिया चाहती है कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी फिर से रीस्टैब्लिश हो जाए। तो पूरी घटना क्या है? तो 2021 में 1 फरवरी को, 1 फरवरी का दिन था, इस दिन म्यांमार की सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता ऑन्ग सान सू की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई जो सरकार थी, इसके खिलाफ तख्ता पलट कर दिया। वहां की सेना, म्यांमार की सेना ने मिलिट्री कूप हमें देखने को मिला कि वहां पर लेकर आई, वो वहां की सरकार को हटा दिया और खुद अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया 1 फरवरी 2021 को। और सेना ने 2020 नवंबर में हुए चुनावों में ऑन्ग सैन सू की सत्ताधारी पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मिलिट्री ने यह बोला वहां की कि जो इलेक्शन हुए थे नवंबर 2020 में, जिसमें ऑन्ग सैन सू की सरकार जीती थी, वो इलेक्शन जो थे वो गलत थे, वो इलेक्शन ठीक नहीं थे, उसके अंदर चीटिंग हुई थी। तो आर्मी ने यह आरोप लगाया। अच्छा, अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि यार आर्मी ने ये आरोप क्यों लगाया? तो ये वाला चीज भी आप थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करो कि म्यांमार के अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर।
सो ये अभी के अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं जिससे कि ये टॉपिक और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो क्यों, तब आपको एग्जैक्टली बेस पता लगेगा कि यार क्यों मिलिट्री ने वहां पर अपना रूल एस्टैब्लिश किया। सबसे पहली बात तो आपको बताने गई कि मिलिट्री ने 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को जो है वो ड्राफ्ट किया था, उसका मसौदा तैयार किया था म्यांमार की सेना ने, म्यांमार की मिलिट्री ने, यानी कि वहां की मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना रही है। आप ये इमेज अपने दिमाग में, इमेज बनाओ पहले, सबसे पहली इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि म्यांमार की मिलिट्री ने वहां का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन म्यांमार की मिलिट्री का एक रोड मैप था डेमोक्रेसी के लिए, राइट। सेना द्वारा तैयार किया गया लोकतंत्र का एक रोड मैप था ये संविधान, और जिसे सेना ने पश्चिमी देशों के दबाव के कारण निर्मित किया था। एक्चुअली ये हो रहा था कि वेस्ट की तरफ से लगातार प्रेशर आ रहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश की जाए, और म्यांमार के अंदर मिलिट्री का पावर हम लोग को बहुत समय से जो है वो देखने को मिल रहा है हिस्टोरिकली, राइट। तो इन्होंने एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया कि मिलिट्री जो है उसने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने आप को मतलब सुरक्षित रखा, राइट। अपने रोल को, अपनी सुप्रीमेसी को नेशनल अफेयर में सुरक्षित रखा। वहां पर हमें देखने को मिलता है म्यांमार के अंदर, तो पार्लियामेंट जो है म्यांमार की, वहां की दोनों हाउसेज में 25% सीटें वहां की मिलिट्री के लिए रिजर्व है। मतलब कि वहां पर जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लेजिस्लेचर है वहां का, म्यांमार का, वहां पर मिलिट्री बैठकर कानून बनाती है। वहां की संसद में मिलिट्री बैठती है और वो कानून बनाती है, यानी कि मिलिट्री के 25% सदस्य वहां पर मौजूद होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दोज मेंबर जो कि लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए हों। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो आपको समझना जरूरी, कि ये चीज समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार कि मिलिट्री ने क्यों सरकार को हटाया। क्योंकि मिलिट्री भी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर प्ले करती है वहां पर। 25% सीट मिलिट्री के हाथ में है, मिलिट्री के पास है वहां की। और इवन ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी काम करती है, इलेक्शन जो है वो लड़ती है वहां की मिलिट्री, राइट। एक मिलिट्री जो है वो इलेक्शन लड़ती है, एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉक्सी के रूप में भी वहां पर काम करती है। तब आप समझ में आया होगा आपको कि क्यों उन्होंने अपनी वहां की सरकार को सबसे पहली बात तो वहां से हटाया, राइट। और क्यों ऐसे आरोप लगाए कि यार चीटिंग, इलेक्शन जो है वो चीटिंग, इलेक्शन में चीटिंग हुई है। जैसे होता है ना कि अपोजिशन पार्टी कई बार जो है वो बोलती है ईवीएम मशीन में धोखाधड़ी हुई है, तो आपने ऐसे स्टेटमेंट कई बार इंडिया में सुने होंगे। सेम वैसे ही उसी तरीके की पिक्चर अपने माइंड में सेटअप करो। तो इन्होंने बोला कि यार चीटिंग हुई है, राइट, ये चीज देखने को मिली। तो इसीलिए ये यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर इन्होंने जो है वो वहां की सरकार को हटाया और अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया। तो आपको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी म्यांमार का समझ में आया होगा, और क्यों इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया, क्योंकि हमेशा से ये चाहते थे रूल करना कंट्री में, राइट। पहले वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डेमोक्रेटिक लाइंस पर जो है वो गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो, इस पर प्रेशर जो है वो लगातार वेस्ट की तरफ से क्रिएट किया जा रहा था। तो इन्होंने फिर इस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया, बट अपने आप को इन्होंने मतलब सुनिश्चित कर लिया कि इनके जो मिलिट्री के जो मेंबर्स हैं वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी जो है वो एस्टैब्लिश हो और वो रूल करें वहां पर, राइट। तो इन्होंने उस चीज के तहत अपने आप को रिजर्व कर लिया, अपने 25% सीट मिलिट्री के लिए रिजर्व करवा दी वहां की लेजिस्लेचर में, राइट। बट अब जो है वो उनको लगने लगा कि अरे यार इनके पास तो रूल मतलब, यानी कि लोग इनको वोट नहीं डाल रहे हैं, राइट, लोग इनको फेवर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इन्होंने फिर वहां से पहले तो ये बोला कि चीटिंग है, धोखाधड़ी हुई है इलेक्शन में, और फिर वहां की सरकार को हटा दिया, राइट। रूलिंग गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, यानी कि जनता ने जो सरकार को चुना था उसको वहां से हटा दिया, राइट। तो आई होप कि आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था म्यांमार के अंदर और क्यों हुआ, राइट। एंड हालांकि जो सेना ने जो आरोप लगाए हैं, तो इसको वहां की जो इलेक्शन कमीशन है म्यांमार की, राइट, चुनाव आयोग जो है उन्होंने भी खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ इवन इंटरनेशनल मॉनिटर्स जो हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कर्ता जो है, उन्होंने भी खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हुई है, ये तो वो बोलते हैं ना कि वहां की मिलिट्री जो थी उसको रूल करना था बस, ये मान के चलिए। तो इसलिए इसने अपने आप को वहां पर मतलब वहां की सरकार को हटाया और स्टैब्लिश अपने अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया, राइट। तो ये चीज है। तो आप इससे अंदाजा गाइस लगा सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो हमें देखने को मिलती है, हमारा जो मतलब जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इंडिया का, इतनी सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और अब तो बताया जाता है 2030 के बाद हम मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे, सबसे ज्यादा आबादी जनसंख्या हमारे यहाँ होगी। बावजूद उसके हमारे यहाँ कितनी स्मूथ तरीके से पूरे स्ट्रक्चर्स चलते हैं, कितनी स्मूथ तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। हाँ ठीक है, कुछ जगहों पर इश्यूज होते हैं, बट फिर भी और हाँ ठीक है, काफी सारी ऐसी न्यूज भी आती है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, बट फिर भी कितना स्मूथ तरीके से हम लोग अपनी मतलब स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। कभी हमारे यहाँ इस प्रकार के इश्यूज नहीं आते कि मिलिट्री जो है उसने एकदम से हमला जो है वो बोल दिया और इस प्रकार की चीजें। जैसे यहाँ पे देखिए
म्यांमार के अंदर किस प्रकार की चीज हमें देखने को मिली? तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर स्ट्रक्चर, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है सबसे बेस्ट है। जिस समय पर हम लोगों ने हमारे देश की आजादी के समय पर डेमोक्रेसी डिक्लेयर करी थी कि हम जो है वो मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराएंगे, तो हमारी मौकरी की जा रही थी, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था। बट आज की डेट में देखिए, हमारी नेबरिंग कंट्री, ये छोड़ी नेपाल तक में इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, काफी सारी कंट्रीज में इश्यूज देखने को मिलते हैं, संभाल ही नहीं पाती छोटी छोटी कंट्रीज, और हम इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद संभाल रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड की बात है, जो आप अपने मेंस में भी जरूर उपयोग करेंगे, राइट? सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस टॉपिक, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो भारत ने अभी बैकग्राउंड थोड़ा सा एक मैं आपको ये समझाता हूं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया था। रेजोल्यूशन के थ्रू ये चीज थी कि म्यांमार को किसी भी प्रकार से वेपन्स ना प्रोवाइड किए जाए। जैसे होता है ना कि कंट्रीज वेपन परचेज करती हैं, हम भी अलग अलग जगह से वेपन्स परचेज करते हैं, तो म्यांमार के ऊपर शस्त्र प्रतिबंध जो है वो लगा दिया जाए कि किसी भी तरीके से म्यांमार को किसी भी प्रकार की मिलिट्री हेल्प जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाए। जो भी कंट्रीज म्यांमार को वेपन एक्सपोर्ट करती हैं, उन कंट्रीज को मना कर दो कि कोई भी कंट्री म्यांमार को किसी भी प्रकार के वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनेशन कुछ भी जो है वो सेंड नहीं करेगी। तो ये एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाया गया। बट डू यू नो, इंडिया ने इस रेजोल्यूशन में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, तो उस पर अभी हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया जो है वो पहले नहीं चाह रही थी एकदम से उलझना, और अभी एकदम इंडिया ने क्यों ये स्टेटमेंट दे दिया कि वहां से मिलिट्री रूल को हटाओ और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करो। वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो रेजोल्यूशन आया था, यही शस्त्र प्रतिबंध से रिलेटेड, आर्म्स एम्बार्गो से रिलेटेड, तो इस रेजोल्यूशन के पक्ष में 119 देशों ने मतदान किया, जबकि म्यांमार के पड़ोसी देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, थाईलैंड और लाओस समेत 36 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। बेलारूस एकमात्र ऐसा देश था जिसने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान दिया। बेलारूस ने इसके अगेंस्ट है वो दिया कि ऐसा मत करो। बाकी 119 देशों ने तो ये कहा कि हाँ, इसके ऊपर जो है वो शस्त्र प्रतिबंध जो है वो लगा दिया जाए। बट सवाल ये उठता है कि इंडिया ने भाग क्यों नहीं लिया। एक्चुअली आर्टिकल में अभी जो चीज बताई जाएगी, वो मैं टोटली उस चीज को जो है वो अपोज करता हूं, वो बिल्कुल सही नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो भारत का कहना है कि महासभा द्वारा पारित किए जाने से पहले मसौदा प्रस्ताव में हमारे विचार प्रतिबिंबित होते प्रतीत नहीं हो रहे थे। मतलब कि सिंपली इंडिया ने यह चीज कही कि आप जो पहले ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लेकर आए थे, यानी कि आपने जो मसौदा तैयार किया था, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि इस रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी यूनाइटेड नेशन के, तो उसमें इंडिया के इंटरेस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। इंडिया के विचार जो इंडिया ने दिए थे, फॉरवर्ड किए थे, तो वो उसके अंदर मेंशन नहीं थे, इसलिए इंडिया ने भाग नहीं लिया। और इंडिया का मानना है कि इस प्रस्ताव को इस समय स्वीकृत करना म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में हमारे संयुक्त प्रयासों के लिए अनुकूल नहीं था। तो हालांकि इंडिया ने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ये दिया, जो कि इस आर्टिकल में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें यही एज इट इज ये डिप्लोमेटिक तरीके से चीज मेंशन है। बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, हम लोग को एक टॉपिक पर अच्छी पकड़, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम समझेंगे कि इंडिया ने क्यों एक्चुअली में मतलब ये नहीं किया, क्यों इस रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्यों एकदम से म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ स्टेटमेंट जारी नहीं किए, इनिशियली इतना लेट क्यों जारी किया। तो इनिशियली क्यों जारी नहीं किए और अब क्यों कर रहे हैं, तो उसके बीच की मैं आपको चीज बताता हूं, समझाता हूं। सो गाइस, म्यांमार की मिलिट्री के साथ हमारे रिलेशन, इंडिया के रिलेशन काफी स्ट्रांग हैं, थे भी नहीं कहूंगा मैं, हैं, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री हमेशा हमें हेल्प करती आ रही है। हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो इंसर्जेंसी चलती है, इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हम लोग को नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं, वहां पर काफी ज्यादा गुरिल्ला ग्रुप्स जो है वो मौजूद है। तो उनसे निपटने के लिए म्यांमार मिलिट्री ने हमारी मदद करी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हमारा बहुत पैसा लगा है म्यांमार के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें या वेरियस प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो हमने बहुत पैसा लगा के रखा है म्यांमार के अंदर, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट हो, कनेक्टिविटी लिंक्स हो, राइट। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर म्यांमार की मिलिट्री के साथ अगर हम तालमेल नहीं बनाएंगे और एकदम से अगर उस पर हम लोग ये बोलने लगेंगे, तो द प्रॉब्लम इज, इनिशियली हमने ये चीज सोची थी कि प्रॉब्लम इज कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ठप पड़ जाएंगे, राइट। सो इनिशियली हम लोगों ने म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमारे उसके साथ रिलेशन थे। और दूसरा, रिलेशन तो एक चीज है, तो उसमें रिलेशन में दो चीजें आपको समझनी है।
पहली चीज इकोनॉमिक इंटरेस्ट था हमारा, क्योंकि हमारे काफी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं म्यांमार के अंदर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दूसरा और मेन ऑब्जेक्टिव था स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र जो है हमारा, वहां पर काफी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और म्यांमार मिलिट्री ने हमारी हमेशा जो है वो मदद करी है इन इंसर्जेंट ग्रुप से निपटने के लिए। बट प्रॉब्लम है कि अगर उस म्यांमार मिलिट्री के साथ अगर हम लोग तालमेल नहीं बैठाएं, अगर एकदम से उसको अवॉइड करना शुरू कर दें, उसके अगेंस्ट चले जाएं, तो प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है कि वो खेल जाए हमारे साथ, वो उन इंसर्जेंट ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट करके हमारे अगेंस्ट जो है वो कर दें, तो दैट विल बी मोर डिफिकल्ट। टू वी हैव टू लाइक थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप हर एक फैक्टर को जो है वो देखें, समझें, राइट। बट अभी इंडिया ने स्टेटमेंट क्यों जारी किया, अब इस चीज को समझिए आप। देखिए, इंडिया ने वेट किया कुछ समय तक, मामले को देखा, मामले को समझा। अभी इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि यार इंटरनेशनल प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर, राइट। एंड सेकेंडली, इतने समय से हमारे जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उस पर कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा, एंड प्रोजेक्ट्स कब चल पाएंगे, जब वहां पर म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि वहां पर सिविलियंस अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो वहां पर इनस्टेबिलिटी है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। और यार हमको तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को तो फुलफिल करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए हमें वहां पर हमने ऑलरेडी इतना पैसा लगा के रखा है, तो हमें अपने प्रोजेक्ट्स को वहां पर फिर से शुरू करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो दिस इज द मेन थिंग, राइट। तो इसी पर ही फिर हमने काम करना, मतलब इसको बढ़ाने पर अब विचार लिया कि यार अब जो है वो, और बढ़ाने पर भी नहीं, हमने हमने ये बोला कि हम कॉम्प्रोमाइज कराएंगे। हमने मिलिट्री के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बट उनको ये चीज कह दी कि यार आओ बैठो टेबल पे और बैठकर आप जो है वो जो भी प्रॉब्लम्स है, गिला शिकवे सब सुलझाओ, और उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कराने में हम आएंगे बीच में। तो इंडिया ने ये चीज कही है, राइट, क्योंकि इंडिया की जो रिलेशन है वो म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे हैं और म्यांमार की मिलिट्री के साथ भी वहां पर अच्छे हैं सेपरेटली, राइट। तो ये चीज है, तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे अभी मतलब जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा हैम्पर हो रहा है, तो उसको देखते हुए हमने ये स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया, राइट। सही समय को देखते हुए कि यार अब इतना समय बीत गया है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, देखो आप बात को समझना, इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है वो इंप्लीमेंट करना। क्या होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्सा रहता है, या कोई भी आपका खास आपके परिवार में कोई भी, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, अगर वो आपसे बहुत गुस्सा है, एकदम किसी मुद्दे पर एकदम बहस हो गई और वो गुस्से में आ गए, सो यू हैव टू कीप क्वाइट एटलीस्ट फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए चुप हो जाओ, सिर्फ सुनते रहो उनकी। फिर जैसे ही वो ठंडे होना, उसके बाद उनसे बैठकर बात करो, देखिएगा आपके इंटरेस्ट जो है वो पूरे कंप्लीट होंगे। नहीं तो फिर पता लगे वो चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रहे हो, फिर क्या होगा, हाथापाई हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। तो बात को बिगड़ने से अगर रोकना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एट अ टाइम जो हीट का मूवमेंट होता है ना उसको छोड़ दो। तो हमने फरवरी के समय पर जो मूवमेंट ऑफ हीट वाला जो मूवमेंट था, एकदम गर्मा गर्मी थी, वहां की आर्मी भी कड़क थी, दूसरे देश भी कड़क थे कि अरे हटाओ उसको, ये कैसे कर दिया इनने। तो उस समय हमने शांति धारण कर ली, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग है। हमने बोला कि नहीं यार, क्योंकि हमें पता है कि डिप्लोमेसी कैसे खेली जाती है, एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, डिप्लोमेसी तो आप लोग खेलेंगे, और यही होती है डिप्लोमेसी, राइट। जब चटका म्यांमार की जो आर्मी जब चटकी, हम चुप बैठे रहे, हमने बोला कि नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, हम शांत रहेंगे, इट्स ओके, क्योंकि वहां की आर्मी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां की गवर्नमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे ही ये समय बीता, हम लोगों ने अपना स्टेटमेंट रख दिया कि भैया देखो, मिलजुल कर चर्चा कर लो। हमने एज अ बिग ब्रदर के तौर पर रोल प्ले किया। सो ये सब जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, डिप्लोमेसी, बिग ब्रदर, ये आप यूज करें मेंस में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके के आंसर्स आपके होने चाहिए। ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपको आंसर में कि इंडिया इज स्ट्रेटेजिक कंट्री, डिप्लोमेटिक कंट्री। अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है तो वी नो हाउ टू प्ले विद कंट्रीज, वी नो हाउ टू टैकल कंट्रीज, वी नो हाउ टू लाइक, हमें पता है कि हमें अपने इंटरेस्ट को जो है वो कैसे फुलफिल करना है, वी नो हाउ टू फुलफिल आवर ओन इंटरेस्ट। सो दीज आर थिंग्स दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स। तो इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत अच्छा टॉपिक है ये, राइट। सो थ्योरेटिकली अब कुछ बात जो है वो कर लेते हैं। यही था पूरा टॉपिक जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए थी, बट मैं आपको चाह रहा हूँ कि थ्योरेटिकली जो आर्टिकल्स में जो चीजें मेंशन्ड है तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इंडिया को चिंता जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हम लोग को चिंता है। रिपोर्ट्स कुछ आई हैं कि गुरिल्ला ग्रुप्स जो म्यांमार के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज जो है वो फिर से शुरू कर रहे हैं, और इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन होगा, और काफी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जो है वो एंटर करेंगे। और इवन जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में मौजूद जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो इसी चीज का फायदा उठाएंगे, और वो अपनी एक्टिविटी भी वहां पर और मजबूत जो है वो कर देंगे। और हो सकता है कि म्यांमार के कुछ ग्रुप्स और इंडिया के कुछ ग्रुप्स मिलकर जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट करें यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का, राइट। और दूसरी बात, इंडिया का रिएक्शन जो था वो इस समय अलग इसलिए है क्योंकि इंडिया, देखो, इंडिया चाहता है कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी आए,
बट इंडिया को यह भी पता है कि हम लोग को वहां की मिलिट्री के साथ कोई अपने रिलेशनशिप डैमेज नहीं करने हैं। म्यांमार की मिलिट्री जो है वो काफी क्लोज है हमसे, राइट, काफी क्लोज है, हमारे रिलेशनशिप उससे काफी क्लोज है। और अगर एकदम से हम लोग रिएक्ट करते स्टार्टिंग में, इनिशियल पीरियड में, तो वो बहुत दिक्कतें जो है वो हो जाती, राइट, प्रॉब्लम हो जाती। और इस प्रॉब्लम का सीधे सीधे फायदा जो है वो उठा लिया जाता किन के द्वारा, इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा, और फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आना शुरू हो जाती। और हालांकि ऑन्ग सैन सू की जो गवर्नमेंट जो थी, उनकी भी हमें देखने को मिलता है कि उसमें भी कमियां सामने आई। इवन ऑन्ग सैन सू की जो जो आप बोलते हैं ना कि ऑन्ग सैन सू एक नोबल पीस लॉरेट हम लोग को देखने को मिलती है, पुरस्कार विजेता है, नोबल शांति पुरस्कार विजेता, इनकी छवि में भी चेंजेस आए। कैसे चेंजेस आए? क्योंकि जब इनकी सरकार थी उस समय रोहिंग्यास मुस्लिम के ऊपर काफी अत्याचार हुए। आपको पता होगा कि म्यांमार की खुद की सरकार ने ही रखाइन स्टेट में रहने वाले रोहिंग्यास मुस्लिम्स को निकाल दिया, हटा दिया, उनको उनका देश निकाला हो गया, मतलब उनको देश से अलग कर दिया। वो रेफ्यूजीज के तौर पर मारे मारे भटके, इधर उधर भगे, इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पे हमने उन्हें शरण दी। बांग्लादेश का एक आइलैंड है भशनचार आइलैंड, तो वहां पर उनको बांग्लादेश ने पनाह दी, बट वो भी एक अलग मुद्दा जो है वो खड़ा हो गया था कि वो आइलैंड बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पानी के नीचे जो है वो सबमर्ज हो सकता है, काफी सारे जो रोहिंग्यास मुस्लिम है जिनको आपने वहां पर शिफ्ट किया उनकी जान खतरे में हो सकती है। तो वो भी एक अलग मुद्दा था जिस पर हमने जो है वो चर्चा भी करी थी, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि वहां की गवर्नमेंट भी जो है उनका भी रोल जो है वो थोड़ा सा जो है वो हल्का पड़ा, राइट, ह्यूमैनिटी को लेकर। तो ये सब चीजें हैं, बट ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। मेन चीज थी मिलिट्री के साथ हमारे रिलेशन। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए, बट अपने जो अपना इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करते हुए चाहते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो सबसे ऊपर है ना। तो हमेशा अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा करो। आपका काम है पढ़ाई करने का, अगर आपके दोस्त आपको अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो यू आर लाइक उनके इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हो, आप अपने इंटरेस्ट को थोड़ा फुलफिल कर रहे हो। अपने टास्क को पहले कंप्लीट करो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद दुनिया जहाँ के काम करना है। फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब दो दुश्मनों की आपस में जब लड़ाई होती है या कोई एक नया दुश्मन जब बनता है, तो हमारा जो पुराना दुश्मन है हमारे नए दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेता है। तो ये वाली भी एक चीज है, ये वाली भी एक एंगल है। मतलब की बात यहाँ पर हो रही है चाइना की। अगर हम अपने म्यांमार के साथ रिलेशनशिप खराब करेंगे, राइट, तो यूएसए ने तो ऑलरेडी करी दी है। यूएसए ने क्लियरली बोल दिया था म्यांमार की आर्मी को, मिलिट्री को, कि हटाओ हटो यहाँ से। तो म्यांमार की आर्मी यूएसए से चिड़ी गई थी। अब इसी चीज का फायदा उठा रहा था चाइना, और चाइना और इंडिया की भी बनती नहीं है, हमारे जो इंटरेस्ट है वो क्लैश होते हैं। तो अगर हम म्यांमार से तोड़ देते अपने रिलेशनशिप, म्यांमार की मिलिट्री से खराब करते, तो चाइना जो है वो म्यांमार की मिलिट्री आर्मी के कंधे पर जो है वो बंदूक रखकर हम पर चलाता। तो ये भी चीज हम लोग जानते हैं, तो इसलिए भी हम वहां पर शांत बैठे रहे। और इसलिए भी जरूरी है कि इस पूरे इश्यूज को जो है वो बहुत ही स्मूथली, बहुत तरीके से जो है वो टैकल करना, जिसमें हम सक्सेसफुली अचीव हो रहे हैं, हासिल हो रहे हैं ये। तो क्योंकि इंडिया जब चुप बैठी थी तो काफी सारे लोगों ने बोला कि इंडिया क्यों चुप बैठी है, बट क्लियरली हमें पता है कि इंडिया को चुप बैठना ही था। क्योंकि बोलते ना, गर्मा गर्मी में अगर हम भी बहस करेंगे तो लड़ाई हो जाती और मामला खराब हो जाता। तो इंडिया चुप बैठी, और अभी जो इंडिया ने बोला वो बिल्कुल ठीक किया, राइट। और हमारे जैसे कि काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि म्यांमार के अंदर हैं, राइट। म्यांमार गेटवे टू ईस्ट के तौर पर जैसे हम लोग देखते हैं, राइट। और जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट कालादान प्रोजेक्ट, राइट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिटवे डीप बॉर्डर पोर्ट पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो म्यांमार के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें हैं कुछ जिसके कारण से हम लोग जो है वो थोड़ा पीछे हटे थे अभी पहले, और अब हम इसलिए जो है वो आगे बढ़कर मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट खराब हो रहे हैं ना, मतलब डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा कुछ। तो हमें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी देखना है, और इस तरीके से चीजों को हैंडल करना है कि यार प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के लिए खराब ना हो, इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है वो एक्टिवेट ना हो जाए। तो इसलिए हम शांतिपूर्वक जो है वो मामले को जो है वो सुलटा रहे हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा।